नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड रियल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल को हम नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। ये स्कूल का मानना है कि कुछ ऐसे सर्टन लॉज होते हैं, कुछ कुदरत के ऐसे कानून होते हैं जो कि इटर्नल हैं, यानी कि हमेशा से थे हैं और रहेंगे, और इम्यूटेबल हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो नेचुरल लॉज हैं वो एक परमानेंट बॉडी ऑफ ट्रूथ है, जो कि जैसे सच्चाई होती है, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो घूमती है। अब ये बात कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे सिविलाइजेशन कितनी भी डेवलप हो जाए, लोगों के बिलीव्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस कितने भी चेंज हो जाएं, ये सच्चाई जो है वो जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी, है ना। तो ये जो नेचुरल लॉज हैं ये कभी भी नहीं बदलते हैं और इन्हीं के आधार पर हमें अपने लॉज क्रिएट करने चाहिए, जिसके आधार पर सोसाइटी को गवर्न किया जाएगा। अगर हम कभी भी नेचुरल लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने लॉज बनाएंगे तो उससे केओस होगा, सोसाइटी को ठीक से गवर्न नहीं किया जा सकता है। ये कहना था नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। अब छोटा सा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि फिलोसॉफिकल स्कूल जो है वो रीजन के ऊपर फोकस करता है, लेकिन नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिवाइन लॉज के ऊपर फोकस करता है, यानी कि ईश्वर से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कुदरत का कानून है, उस पर फोकस करता है। लेकिन ईश्वर ने हमें डायरेक्टली आकर के तो कुछ बताया नहीं है, तो हम कैसे उनकी बातों को समझते हैं? रीजन अप्लाई करके। तो इनडायरेक्टली दोनों ही स्कूल रीजन पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि फिलोसॉफिकल स्कूल डायरेक्टली रीजन पे आ जाता है और नेचुरल स्कूल जो है वो पहले डिवाइन लॉज के थ्रू होता हुआ रीजन के ऊपर फोकस करता है। ठीक है जी, ठीक है जी भैया। तो अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भैया एक देश जब दूसरे देश पर अटैक करता है तो दूसरा देश का क्या रिएक्शन होगा? वो रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा, है ना। चाहे सिविलाइजेशन कोई भी हो, समय कोई भी हो, आज से 1000 साल पहले की बात हो या 1000 साल बाद की बात हो, अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो बदले में अटैक दूसरे देश से भी रिटेलिएशन मिलेगा, है ना। तो ये एक सच्चाई है, ये कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए अगर हमें दूसरे देशों के साथ कोई भी अच्छे रिश्ते अगर हम नहीं बना के चलेंगे तो आगे चल के कोई क्या कंडीशन पैदा हो सकती है उसका हमें पहले से अंदाजा है, क्योंकि हमें नेचुरल लॉज पता है कि भैया अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा, इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा। तो उसके आधार पर हमें अपने लॉज क्रिएट करने चाहिए, हमने इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए, ट्रीटीज बनानी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, अलग अलग कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो लॉज हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये नेचुरल लॉज से निकल रहे हैं, जो कि बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ है। ठीक है जी। यहाँ पर आगे ये कहते हैं कि भैया हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस होती है, एक सेंस ऑफ गुडनेस होती है, बस उसी को फॉलो करना है और आप नेचुरल लॉज के साथ कंसिस्टेंट हो जाओगे, है ना। तो ये मैन मेड लॉज के अंदर बिलीव नहीं करते हैं कि भैया आदमी अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से नेचुरल लॉज के अगेंस्ट जाकर के अगर कोई भी कानून बना रहा है तो उसको ये कानून नहीं मानते हैं। जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, तो इनके हिसाब से जो कानून है वो मोरालिटी है, मोरालिटी ही कानून है। ठीक है जी, लॉ इज मोरालिटी। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। यहाँ पर ये स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है ये तब आया था, जो है इसकी स्टडी हुई थी जब सोसाइटी जो है वो लेजिस्फेयर से वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रही थी। लेजिस्फेयर का मतलब होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मार्केट फोर्सेज जो हैं वही डिटरमाइन करेंगी किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जो है इकोनॉमी काम करेगी। तो ऐसे में ना तो स्टेट टैक्स लेगा, ना ही कोई सब्सिडी देगा, ना ही कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा जिसके थ्रू इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन जब भी लेजिस्फेयर इकोनॉमी हम क्रिएट करते हैं तो कैपिटलिस्ट का फायदा होता है और वर्किंग क्लास जो है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, तो वो अपने राइट्स डिमांड करती है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन होता है वेलफेयर स्टेट में। और वेलफेयर स्टेट जब आता है तो स्टेट जो है इंटरफेयर करता है, लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे टैक्स भी वसूल करता है, जो लोग रिच लोग हैं, जो लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम है जिनकी, उनसे टैक्स लेता है, गरीबों को सब्सिडी देता है। उसके अलावा साहब मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे प्रावधान भी बनाता है ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके। मैटरनिटी बेनिफिट या हेल्थ एजुकेशन पर भी फोकस करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वेलफेयर स्टेट में दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब वेलफेयर स्टेट डेवलप होता है तो तीन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एक सोसाइटी का और एक स्टेट का। तो इन तीनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए ही लॉ की जरूरत पड़ती है, ये कहता है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बात करते हैं जूरिस्ट की, तो पहले हैं रुडोल्फ आयरिंग। रुडोल्फ आयरिंग कहते हैं कि भैया तीन इंटरेस्ट हैं, इंडिविजुअल, सोशल एंड स्टेट। इन तीनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? रिवॉर्ड एंड कोएर्शन। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब इन तीनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, अगर इस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे
पनिश करना चाहिए। ठीक है जी, इस मेथड को जो है सजेस्ट करते हैं रुडोल्फ आयरिंग। आगे बात करते हैं जूरिस्ट की, रॉस्को पाउंड। इनकी एक थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जो कि बहुत ही फेमस है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे इंजीनियर्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से लॉयर्स या लीगल प्रैक्टिशनर्स या जो भी लॉ से रिलेटेड फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है या स्टेट है, उसको भी साथ में लेकर के एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो कि मैक्सिमम वांट्स को मिनिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो प्रिंसिपल यूटिलिटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का ये एक एग्जाम्पल है, उसको ये प्रमोट करते हैं। और ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि कंपीटिंग इंटरेस्ट जो है सोसाइटी में, कंपीटिंग इंटरेस्ट कौन से हैं? प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। तो इन तीनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग जो हम बना रहे हैं, जो एक ढांचा बना रहे हैं जो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स को पूरा करेगा और कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा, ये हमें कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करने में मदद करेगा। तो ये कहते हैं साहब रॉस्को पाउंड जो है अपनी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के अंदर। आगे बात करते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया जो भी कानून आपने बना दिया, जो भी किताब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए, वो तो कानून है ही, लेकिन जो फाइनल जजमेंट आता है, जो जज जब भी किसी केस में एक जजमेंट सुनाता है, तो वो सिर्फ उस कानून के बेस पर नहीं सुनाता। उसके अलावा भी बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो कि जजेस को और लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है एक पर्टिकुलर केस के अंदर जज को किसी ने रिश्वत दी हो, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करा हो, या जो गुंडे हैं उन्होंने कोई धमकी दी हो, उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी दी हो, या फिर कोई पब्लिक ओपिनियन है जो कि बिल्कुल पब्लिक ने किसी को कल्प्रेट पहले से ही मान रखा है, तो वो भी कई बार इन्फ्लुएंस कर देता है जज को। कई बार जो इन्फॉर्मेशन मीडिया से आ रही है, या फिर जो उनके कलीग्स के व्यू पॉइंट है किसी भी केस को लेकर के, या फिर किस तरीके से केस में फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है जज, या फिर पर्सनल लाइफ में जजेस की क्या हो रहा है, या उनके क्या पर्सनल बायस हैं, क्या उनके पर्सनल ओपिनियंस है पॉलिटिक्स को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। ये सारी चीज़ें, ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं एक जज को इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी वो जजमेंट देता है। तो रियल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हम जब भी लॉ की स्टडी कर रहे हैं, हमें सीमित नहीं रहना है उन कानूनों तक जो कि किताब में लिखे हुए हैं, बल्कि उन ह्यूमन फैक्टर्स पर भी फोकस करना है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनल जजमेंट तक पहुंचने में, है ना। तो ये जो जजेस का रोल है लॉ बनाने के अंदर, उसको भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि भैया जब भी हायर कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, तो उसी के आधार पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सिमिलर केसेस में वो जजमेंट फॉलो करना होता है। हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 141 के अंदर ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे वो बाइंडिंग होंगे उन सभी कोर्ट्स पर जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि सेम फैक्ट, सेम केस एक कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो एक जजमेंट आया, उसी केस को दूसरे कोर्ट में अपील के थ्रू ले जाया गया और सेम फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए, लेकिन जजमेंट बदल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से उसको केस को प्रेजेंट किया गया था, जिस तरीके से उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट किया गया था, जो भी फैक्ट जज के सामने रखे जाते हैं, वो जो भी तथ्य रखे जाते हैं, उसके आधार पर एक कहानी तो बुनता है वो, उसको समझता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो किस तरीके से उसने उन फैक्ट्स को समझा, इंटरप्रेट किया, किस तरीके से उसने वो कहानी अपने मन में बनाई कि क्या हुआ होगा, क्राइम कैसे और किसने किया होगा, कितनी क्रूरता उसने की होगी, ये सारी बातें जो है वो इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो इंटरप्रेट अगर अलग तरीके से किया गया है तो जजमेंट जो है वो अलग आएगा। तो इसलिए जो रियल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि साहब अगर आप ये कह रहे हो कि आपने एक लॉ बना दिया तो सेम क्राइम की सेम सजा मिलेगी, ऐसा कोई भी ज़रूरी बात नहीं है। सेम क्राइम की अगर केस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, तो कई बार जो है जजमेंट अलग आ जाता है ना। तो सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। अगर आप ये कह रहे हो कि लॉ अगर एक बार बन गया तो सबके लिए समान होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनल जजमेंट तक पहुंचने में। तो सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ, ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि लॉ जो है वो सर्टन है। लॉ कभी भी सर्टन नहीं होता है, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे जो फिलोसॉफिकल स्कूल है और सोशियोलॉजिकल स्कूल है एंड रियल स्कूल, तीनों ही समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।